So calculate the equation, simplify and analyze. So 4, 5, 6, so 25. So 50 by 2 into 6 कितनी वैल्यू आ रही है? What is the value coming out? 150. So 150. So answer comes out to be 150. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. A strip footing having 1.5 meter width founded at a depth of 3 meter below the ground level in clay have C equals to 20 kilonewton per meter square. Phi 0 unit weight is given. What is the net ultimate bearing capacity? Use Skempton analysis. Strip footing है, ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग है और df by b की वैल्यू कितनी है? स्ट्रिप फुटिंग है और df by b की वैल्यू कितनी है? 3/1.5 2 which is less than equal to 2.5. so less than equal to 2.5. तो अगर 2.5 से कम हो 2.5 से कम हो तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए NC की वैल्यू क्या हो जाती है? तो नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू सी एन सी. 20 into 5, so 20 into 5 into 1 plus 0.2 df by b. So this is equal to 20 into 5 into 1 plus 0.2 into 2. So 1.4 है, 1.4 है, सॉल्व करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है. What is the value coming out? So comes out to be how much? 140 kilonewton per meter square. So answer comes out to be 140. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. So next of the analytical method, अगला एनालिटिकल मेथड जो अवेलेबल है हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी निकालने का. तो कितने एनालिटिकल मेथड हो गए? तरजागी हो गया, स्केम्पटन हो गया, फेलिनियस हो गया, रैंकाइन हो गया. 4 मेथड तो हो गए. नेक्स्ट इज मेरॉफ. और अगर तरजागी कर लिया तो इसका मतलब साथ में हमने प्रेंडल भी बताया था कि जो तरजागी इसकी थ्योरी है वो तो प्रेंडल का मॉडिफिकेशन है. प्रेंडल में बेस को स्मूथ माना था, तरजागी ने क्या मान लिया था? रफ ना मान लिया था. तरजागी अज्यूम द बेस टू बी रफ. चलिए ये बात भी समझ में आती है. अब आगे बढ़ते हैं मेरॉफ थ्योरी के अंदर. अब क्या है मेरॉफ थ्योरी के अंदर? पहला पॉइंट, इट इज द मोस्ट जनरलाइज्ड थ्योरी अवेलेबल टू फाइंड द बेयरिंग कैपेसिटी. सबसे जनरलाइज्ड थ्योरी अवेलेबल है हमारे पास. It is the most generalized theory available to find the bearing capacity. Reason being, as it gives the comprehensive analysis of the bearing parameters. सबसे जनरलाइज थ्योरी है क्योंकि ये सारी बातों के इफेक्ट को इंक्लूड कर लेता है. सबसे जनरलाइज थ्योरी है क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स के इफेक्ट को इंक्लूड कर लेता है. इसका जो फेलियर मैकेनिज्म है वो सेम है एज दैट ऑफ तरजागी. और तरजागी में क्या माना था हमने? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मानी थी. फर्क बस ये है, तरजागी ने फेलियर सरफेस को एक्सटेंड कराया था फुटिंग के बेस तक. मेरॉफ इस फेलियर सरफेस को लेके जाता है अप टू दी ग्राउंड लेवल तक. इसका मतलब मेरॉफ में बेस रेजिस्टेंस तो है ही, साथ में और क्या है? साथ में और क्या है? साइड रेजिस्टेंस भी आ जाती है. क्लियर है चीज? तो इसकी मैकेनिज्म वैसी की वैसी है, पर इसने जो स्ट्रेस जोन था उसको फाउंडेशन लेवल तक नहीं कंसीडर करके ग्राउंड लेवल तक कंसीडर किया हुआ था. अब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फाउंडेशन इन दिस केस, बात तो हमारी शैलो फाउंडेशन की चल रही है. So as per Meroff's theory, for shallow foundation, ultimate bearing capacity is given by the following relationship: CNC, SC, DC, IC. SC क्या है? शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर, सबको इंक्लूड कर दिया. QNQ, SQ, DQ, IQ, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर. 0.5 B गामा, N गामा, S गामा, D गामा, I गामा, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर. अब ये जो NC, NQ, N गामा है ये तो क्या है? बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर. कौन से बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर? मेहरॉफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर, जिनकी वैल्यू लिखी हुई है मैंने नीचे. वैल्यू ऑफ विच इज रिटर्न. अब मेरे हिसाब से ये वैल्यू याद करने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया सफिशिएंट है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर सवाल पूछा नहीं है. सिविल सर्विसेज में आए हुए सवाल,
अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए। बाकी अगर AE JEE लेवल और ESC लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैंने आपको मेंशन करके दिए हैं कि NC NQ N गामा मेयरॉफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, जिनकी वैल्यू सेम वही है जो प्रेंडल थ्योरी में निकल के आई थी। उसी तरीके से आपको शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर की वैल्यू भी दी हुई है। उसी तरीके से शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर्स की भी वैल्यू आपको दे रखी है। क्लियर है चीज? तो आपको ये शेप फैक्टर पुट करने हैं वहां पे, यू टू सिंपली पुट दी शेप फैक्टर्स। तो ये सबसे जनरलाइज थ्योरी होगी, इट इज द मोस्ट जनरलाइज थ्योरी। अच्छा, इसमें इंक्लिनेशन फैक्टर भी है। इंक्लिनेशन फैक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे लोड हमारा इंक्लिनेशन पे भी हो सकता है। हेयर लोड कैन बी एट एन इंक्लिनेशन। तो ये वर्टिकल एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारी लोड इंक्लिनेशन पे है। हेयर लोड इज एट एन इंक्लिनेशन ओवर दी फुटिंग, वर्टिकल नहीं है, इंक्लिनेशन पे है। अगर लोड इंक्लिनेशन पे है तो उसके इफेक्ट को भी इसने इंक्लूड किया हुआ है, पर ध्यान रखना लोड का जो इंक्लिनेशन है वो किसके साथ कंसिडर किया हुआ है? वर्टिकल के साथ। तो अगर ये लोड लग रही है हमारी P, तो उस केस में इंक्लिनेशन का भी इफेक्ट लिया हुआ है किसके अंदर? द इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड इन बेयरिंग कैपेसिटी। So all these are shape factor, depth factor and inclination factor for 3 different terms of bearing capacity। 3 अलग अलग टर्म से bearing capacity की, तीनों के लिए फैक्टर्स दिए हुए हैं। चले आगे। Shall we continue? आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पीछे जो पैरामीटर्स लिखे थे उनमें सारी बातों का मतलब क्या था। पीछे लिखा हुआ था बी रेफर्स टू द विड्थ और डायमीटर ऑफ द फुटिंग। बी मतलब था विड्थ और डायमीटर ऑफ द फुटिंग, ये रही हमारी बी लिखी हुई है। अगर सर्कुलर है तो डायमीटर हो जाएगा, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है तो ये विड्थ हो जाएगी। सो बी रेफर्स दी विड्थ और डायमीटर ऑफ द फुटिंग, समझ में आता है। द इंक्लिनेशन फैक्टर आई टेक्स इनटू द इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लोड ऑन बेयरिंग कैपेसिटी। जो इंक्लिनेशन फैक्टर आई है ये क्या अकाउंट में लेता है? ये अकाउंट में लेता है इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लोड ऑन द बेयरिंग कैपेसिटी। अल्फा पीछे बताया था, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द वर्टिकल। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द वर्टिकल। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारी फुटिंग के ऊपर वो कितना एंगल बना रहा है? वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, वर्टिकल के साथ है, तो उसका ध्यान रखना। तो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मेयरॉफ ने क्या इंट्रोड्यूस किया? मेयरॉफ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अफेक्टिव विड्थ और यू कैन से यूजफुल विड्थ। सो मेयरॉफ introduce the concept of effective width or useful width in order to compute the bearing capacity when the resultant load on the footing is not concentric or you can say if the load is eccentric। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेयरॉफ ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, किसका? यूजफुल विड्थ का, उस केस में जब आपका लोड असेंट्रिक हो। कहने का मतलब है सेंटर से कोइंसाइड नहीं कर रहा हो। इससे पहले हम बात कर रहे थे लोड इंक्लिनेशन पे है, अब मैं बात कर रहा हूं कि लोड कैसा है? लोड कॉन्सेंट्रिक नहीं है, असेंट्रिक है, असेंट्रिसिटी है। इस बात को समझने के लिए ये डायग्राम देख लो। तो अगर ये मेरी फुटिंग है तो लोड फुटिंग के सेंटर पे नहीं लग रहा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, और इसके पास असेंट्रिसिटी EX भी है, असेंट्रिसिटी EY भी है। इसके पास असेंट्रिसिटी EX भी है और असेंट्रिसिटी EY भी है। तो इस केस में उसने किस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया? अफेक्टिव विड्थ के कंसेप्ट को यूज किया। मेयरॉफ बोलता है अगर आपने एक्चुअल विड्थ की जगह अफेक्टिव विड्थ यूज करी, जिसकी वैल्यू कितनी है? B-2EX। अफेक्टिव लेंथ की जगह, एक्चुअल लेंथ की जगह अफेक्टिव लेंथ यूज करी, जिसकी वैल्यू कितनी है? L-2EY। तो अफेक्टिव विड्थ, अफेक्टिव लेंथ को अगर आपने यूज किया तो आपका जो लोड है
इस अफेक्टिव एरिया के सेंटर में आ जाएगा। तो फिर तो एनालिसिस आप पीछे वाले की तरह ही कर सकते हो जैसे एनालिसिस करिए, क्योंकि पीछे वाले केस में हमने लोड कैसे माना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक माना हुआ है। तो जो मैंने एरिया अभी शेड करके दिखा दिया, उस एरिया के लिए मेरा लोड क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया। पर जो एक्चुअल एरिया है उसके लिए कैसा है, एसेंट्रिक है। क्लियर है पूरी कहानी? चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या, हमारी आईएस कोड रिकमेंडेशन फॉर बेयरिंग कैपेसिटी। अब सारी बातें कर ली हमने, अलग अलग थ्योरीज देख ली, अलग अलग थ्योरीज अलग अलग लोगों ने प्रपोज करी। अगर आपको सवाल में नहीं लिखा हुआ किस थ्योरी से बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है, आप कौन सी यूज करोगे, आप यूज करोगे रिकमेंडेशंस गिवन बाय आईएस कोड। क्लियर है? As per IS code, the bearing capacity is given by what? So net ultimate bearing capacity is given by CNC, SC, DC, IC, shape factor, depth factor, inclination factor, Q NQ minus 1, क्योंकि ये net ultimate है, ultimate नहीं है, तो क्या घटा दिया इसमें से, सरचार्ज घटा दिया। SQ, DQ, IQ, shape factor, depth factor, inclination factor, 0.5 V गामा N गामा, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर, और साथ में किसको यूज किया, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर को। क्योंकि वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर को यूज किया है, ये गामा क्या है, गामा एवरेज है, ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर, गामा इज गामा एवरेज। क्लियर है चीज? सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो भी हमारे बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर हैं, दे आर सेम एज प्रपोज बाय प्रेंडल। जो भी हमारे बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है वो सेम ही है जो प्रेंडल ने प्रपोज कर रखे हैं। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है, जो आपको लास्ट क्लास में बताई थी, 0.5 1 प्लस Z2 बाय DF। तो तीसरे टर्म में है, तीसरे टर्म में इसका मतलब Z कहां से मेजर किया आपने, इसका मतलब Z आपने मेजर कर रखा है फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग। और ये W डैश किसके इक्विवेलेंट है, हमारे R गामा के इक्विवेलेंट है, जो कल वाली क्लास में बताया था। दिस W डैश water table correction factor which is given by IS code is equivalent to that which is equal to R gamma that we have discussed in the last class, जो हमने लास्ट क्लास में देख रखा है। क्लियर है? ये भी लिखा हुआ है, गामा इन द थर्ड टर्म इज गामा एवरेज। अगर आपको वाटर टेबल का इफेक्ट दूसरे टर्म में लेके आना है, तो जो सरचार्ज लिखोगे वो कैसे लिखोगे, गामा इफेक्टिव इनटू डीएफ। तो गामा इफेक्टिव इनटू डीएफ। क्लियर है? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उस पर जाओ। Shall we continue? What is creep in rail? Creep in rail. Creep in rail जब हम डेंस सैंड में डेंस सैंड के अंदर फुटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें जनरल शेयर फेलियर होता है, इसको क्रीप बोला जाता है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्रीप इन रेल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जब हमने तरजागी थ्योरी करी थी, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड द तरजागी थ्योरी, तरजागी थ्योरी में हमने 3 रिकमेंडेशंस या 3 मॉडिफिकेशंस लगाए थे। 3 मॉडिफिकेशंस आर बीइंग अप्लाइड। पहला मॉडिफिकेशन किसका था? पहला मॉडिफिकेशन था हमारा मोड ऑफ फेलियर का, जनरल शेयर फेलियर की जगह लोकल शेयर फेलियर हो जाए। फिर एक मॉडिफिकेशन लगाई थी हमने शेप की, वन ऑफ द मॉडिफिकेशन वाज ऑफ शेप, कि अगर स्ट्रिप की जगह किसी और शेप की फुटिंग हो। और तीसरी मॉडिफिकेशन लगी थी वाटर टेबल की। दीज वर द 3 फैक्टर्स विच वर बीइंग मॉडिफाइड इन तरजागी थ्योरी। सेम केस यहाँ पर है। आईएस कोड मेथड के अंदर भी पीछे वाली सारी एनालिसिस चल रही थी कैसे,
पीछे वाली सारी एनालिसिस कौन से फेलियर को लेकर चल रही थी? जनरल शेयर फेलियर को लेकर चल रही थी। पर अगर लोकल शेयर फेलियर हुआ, सेम वही मॉडिफिकेशन है जो तरजागी ने बताए थे। क्या मॉडिफिकेशन है? जितने भी स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं सॉइल के, कोहेजन और फ्रिक्शन, आप उसको मॉडिफाई करोगे। सो मॉडिफाइड कोहेजन विल बी 2/3 ऑफ द ओरिजिनल कोहेजन। 10 phi m यानी 10 ऑफ मॉडिफाइड फ्रिक्शन इज 2/3 ऑफ द 10 ऑफ ओरिजिनल फ्रिक्शन। तो यही मॉडिफिकेशन किसने प्रपोज किए थे? सेम मॉडिफिकेशन वाज प्रपोज बाय तरजागी ऑल्सो। वही मॉडिफिकेशन कौन प्रपोज करती है? हमारी IS कोड भी प्रपोज करती है। सेम मॉडिफिकेशन इज प्रपोज बाय IS कोड। तो इफ नथिंग इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, कोई जानकारी नहीं दे आपको सवाल में कौन से मेथड से बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है, आप IS कोड मेथड ही यूज करोगे। यू विल बी यूजिंग IS कोड मेथड, सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्लियर है? चलो सवाल आ गया, सवाल देख लो भाई। द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC, NQ, N गामा आर द फंक्शन ऑफ, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये? दे डिपेंड्स अपॉन फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये फंक्शन है किसका? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का। सिंपल है सवाल तो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेट लोड टेस्ट के ऊपर। अभी तक हम बात कर रहे थे कौन से मेथड की? एनालिटिकल मेथड की। अब टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल मेथड, नाउ वी बी टॉकिंग अबाउट फील्ड मेथड। अब हम बात करेंगे फील्ड मेथड की। तो फील्ड में भी 3 मेथड बताए थे आपको। 3 ऑफ द फील्ड मेथड्स वर बीइंग डिस्कस्ड। चलो, सो फर्स्ट ऑफ द फील्ड मेथड इज प्लेट लोड मेथड या प्लेट लोड टेस्ट। पहला जो टेस्ट अवेलेबल है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम प्लेट लोड टेस्ट बोल देते हैं। अब इसके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। वॉट एवर पॉइंट्स आई विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग प्लेट लोड टेस्ट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं पूछा गया हो। देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट विच आई विल बी मेंशनिंग और शेयरिंग विद यू ऑन विच द प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग आस्क्ड। तो एक एक करके सारी चीजों का ध्यान देना यहाँ पे। टेक प्रॉपर केयर ऑफ ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस टेस्ट was designed to determine the modulus of subgrade reaction which is used for the designing of rigid payment। तो एक्चुअल में तो ये टेस्ट मॉडुलस ऑफ रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए किया गया था, क्योंकि वहां पे हम सबग्रेड रिएक्शन निकालते हैं। तो दिस टेस्ट वाज बीइंग डिजाइन्ड फॉर फाइंडिंग द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ रिजिड पेमेंट। वो एक अलग बात है, रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए मुझे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए होती है, तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया। हम भी यूज कर लेते हैं इसको बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। वी ऑल्सो यूज दिस टू फाइंड द बेयरिंग कैपेसिटी, बट द ओरिजिनेशन ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट वाज टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? इन दिस टेस्ट वी फाइंड द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड द प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर द गिवन लोडिंग। इस टेस्ट की मदद से मैं ये निकाल लूंगा कि हमारे सॉइल की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है और प्रोबेबली वो कितना सेटल कर जाएगी गिवन लोड के अंदर। ये दो एम होते हैं इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस टेस्ट में होता क्या है? दिस टेस्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ अ रिजिड प्लेट। इस टेस्ट के अंदर हम एक रिजिड प्लेट को लेते हैं, उस रिजिड प्लेट को हम लोड करते हैं, ये अंडर द गिवन एक्शन ऑफ द लोड। जब हमने लोड लगाया उसके ऊपर और गेज लगा देते हैं ताकि उस लोड के अंदर मुझे सेटलमेंट मिलती जाए कंटिन्यूअसली। कम से कम 2 गेज तो लगाने ही पड़ते हैं, एटलीस्ट 2 गेजेस आर रिक्वायर्ड। डिजायरेबल है 3 गेज, 120 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, भी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। तो इस टेस्ट में हम करते क्या? एक प्लेट उठाते हैं, फाउंडेशन के लेवल तक जाते हैं, प्लेट को रखते हैं और उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद हम करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है चीज? अब इसमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कौन सी मानी जाती है? इस टेस्ट में अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो लोड माना जाता है जिसपे आपकी प्लेट सिंक करना स्टार्ट कर जाए। इस टेस्ट में अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी उस लोड को माना जाता है जिसमें प्लेट सिंक करना स्टार्ट कर जाए रैपिड रेट से। दैट लोड विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। उसको हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोल देते हैं सॉइल की। क्लियर है? तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट बताए। अब एक एक करके और डिटेल में चलते हैं। विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट और मेथड इन डिटेल। पहले हम कमेंट करते हैं बेयरिंग प्लेट के ऊपर। अब भैया बेयरिंग प्लेट क्या होती है, कैसी होती है, क्या मटेरियल होता है, क्या साइज होती है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है।
जो बियरिंग प्लेट होती है या तो आपकी स्क्वायर की भी हो सकती है ज्योमेट्री या सर्कुलर ज्योमेट्री की भी हो सकती है। द बियरिंग प्लेट आइदर में भी स्क्वायर और सर्कुलर। किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है। थिकनेस कितनी होती है? 25 mm की होती है और साइज वेरी करती है 300 से लेकर 750 mm। समझने के लिए डायग्राम देख लो। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी द डायग्राम। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये हमारी कैसी प्लेट दिखाई मैंने डायग्राम में? विच प्लेट इज बीइंग शोन टू यू? लेफ्ट साइड पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें कैसी प्लेट दिखाई है? सर्कुलर प्लेट दिखा रखी है। क्लियर है चीज? तो ये हमारी सर्कुलर प्लेट है। मटेरियल क्या है? माइल्ड स्टील का है। थिकनेस कितनी है? कम से कम 25 mm है। तो इस प्लेट की हम बात कर रहे हैं। दिस प्लेट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्लियर है? इसकी साइज क्या है? इट्स साइज विल वेरी फ्रॉम, इसकी साइज वेरी करती है 300 से लेकर 750 mm। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये बात भी समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब सवाल आता है कौन सी प्लेट्स कहाँ यूज करोगे? विच ऑफ द प्लेट इज टू बी यूज्ड वेयर? तो जो स्मॉल साइज की प्लेट होती है इसको हम यूज करते हैं डेंस और स्टिफ सॉइल के अंदर, और जो बड़े साइज की प्लेट होती है उसको हम यूज करते हैं लूज और सॉफ्ट सॉइल के अंदर। और ऑब्वियसली बात भी है कि अगर लूज और सॉफ्ट सॉइल है मेरे को ज्यादा एरिया चाहिए होगा क्योंकि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो ज्यादा एरिया चाहिए, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सॉइल हमारी डेंस और स्टिफ है तो कम एरिया में भी काम चल जाएगा मेरा। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगली जानकारी क्या बोल रहा है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन से स्पॉट द साइज ऑफ द प्लेट शुड बी एटलीस्ट 4 times द मैक्सिमम साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट एट द टेस्ट लोकेशन। अब साइज वेरिएबल है 300 से लेके 750 mm, 300 से लेके 750 mm। तो इसमें से मैं कौन सी साइज चूज करूंगा? इसके कुछ गाइडलाइंस है हमारे पास। जैसे पहली गाइडलाइन क्या है? पहली गाइडलाइन ये है कि आप साइज को कम से कम कितना चूज करोगे? 4 times the maximum size of the soil particle which is present at the test location। तो आपकी जो टेस्ट लोकेशन है उसमें जो पार्टिकल साइज है उसका कम से कम 4 गुना मेरी प्लेट का साइज होना चाहिए। क्लियर? तो ये तो जानकारी थी बियरिंग प्लेट की। बियरिंग प्लेट की पिक्चर आगे लगी हुई है। पिक्चर ऑफ द बियरिंग प्लेट आई शो हियर। Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम टेस्ट पिट के ऊपर। नेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन विच इज टू बी कैरिड आउट इज ऑन टेस्ट पिट। अब जो टेस्ट पिट है इट इज यूजुअली बीइंग एक्सकेवेटेड अप टू द फाउंडेशन लेवल। जिस लेवल पे आपकी फाउंडेशन बनने वाली है उसी लेवल तक आप क्या बनाओगे? टेस्ट पिट बनाओगे। क्लियर है? इसकी जो विड्थ रखी जाती है, चौड़ाई रखी जाती है, कम से कम 5 गुना रखी जाती है देन द साइज ऑफ द टेस्ट प्लेट। तो जो भी साइज है आपके टेस्ट प्लेट की उससे 5 गुना आप इसकी चौड़ाई रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। टेस्ट पिट में एंटर करने के लिए स्टेप्स होनी चाहिए क्योंकि वहां जाना है, वहां पे हमने प्लेट को सेट करना है, वहां रीडिंग लेनी है, तो स्टेप्स भी होनी चाहिए उसके अंदर जाने के लिए। क्लियर चीज? अब इस बात को समझने के लिए टेस्ट पिट दिखा रखिए। अपूर्वा आई एम अ कॉलेज गोइंग टीचर। मैं भी कॉलेज जाता हूं, दोनों सेम। अब पढ़ लो। तो टेस्ट पिट भी दिखा रखा और टेस्ट पिट में आपको स्टेप्स भी दिखा रखी हैं। स्टेप्स कैन ऑल्सो बी शोन। तो स्टेप्स भी दिखा रखी है। तो आपको वहां पे वर्किंग करते हुए भी शो किया हुआ है। आई हैव शोन द वर्किंग इनसाइड द पिट आल्सो। तो टेस्ट पिट की डेप्थ कहां तक जाएगी? फाउंडेशन लेवल तक जाएगी। प्लेट को सीट करना है वहां पे तो 5 गुना होनी चाहिए चौड़ाई
और इसमें एंटर करने के लिए स्टेप्स होनी चाहिए ताकि रीडिंग और मार्किंग कर पाए हम। क्लियर चीज? शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? अब नेक्स्ट बात करते हैं लोडिंग अरेंजमेंट की, कि भैया इस टेस्ट प्लेट के ऊपर लोड कैसे लगाते हो। सो द लोडिंग अरेंजमेंट ऑफ द टेस्ट प्लेट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक जैक। तो जो लोडिंग अरेंजमेंट होती है वो जैक की मदद से की जाती है, और जो रिएक्शन होती है जैक के ऊपर उसको देने के दो तरीके हैं। एक है हमारे पास ग्रेविटी लोडिंग मेथड, दूसरा है हमारे पास रिएक्शन ट्रस मेथड। तो जो लोड अप्लाई करते हैं प्लेट के ऊपर उसके लिए दो मैकेनिज्म है। एक ग्रेविटी लोडिंग है, यानी वेट रखा जाता है। वेट किसका रखा जाता है? आपके सीमेंट के बैग रख देते हैं या कंक्रीट के ब्लॉक रख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी लोडिंग मेथड। दूसरा तरीका क्या है? रिएक्शन ट्रस मेथड। ट्रस लगा दी जाती है। वी प्रोवाइड दी लोडिंग विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन ट्रस। अब फिर से इस रिएक्शन ट्रस का मतलब क्या है, इस बात को समझने के लिए डायग्राम ही देख लो। तो ये हमारी रिएक्शन ट्रस मेथड है। ट्रस लगी हुई है ऊपर, तो ये लगा हुआ है हाइड्रोलिक जैक नीचे। जैक के ऊपर लोड कैसे लगा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द ट्रस। ग्रेविटी लोडिंग की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट द ग्रेविटी लोडिंग, ये हमारी ग्रेविटी लोडिंग है। सेम वही पिट है, नीचे प्लेट रखी हुई है, हाइड्रोलिक जैक रखा हुआ है। जैक के ऊपर लोड कैसे लगाया जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ द बैग। अब बैग सीमेंट के भी हो सकते हैं, सैंड के भी हो सकते हैं, एग्रीगेट के भी हो सकते हैं, किसी का भी बैग हो सकता है। वो इस डायग्राम में देखने से क्लियर ही नहीं होगा। तो दो तरीके हैं लोड लगाने के। देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जेसीबी के आर्म से भी लगा सकते हैं क्या लोड एक जगह फील्ड में? हाँ, लोड लगा सकते हैं, बट वो रेकमेंडेड मेथड नहीं है। इट्स नॉट रेकमेंडेड मेथड। स्लिप कर जाएगी उसकी बकेट, इट्स बकेट में स्लिप। तो जुगाड़ तो कोई सा भी कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन तो है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? जब आप लोड अप्लाई करते हो, प्लेट के ऊपर, इट सिंक टू सेटल, और वहां पे हम सेटलमेंट मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एटलीस्ट 2 डायल गेज विच आर माउंटेड ऑन इंडिपेंडेंट डेटम बार। अब डायल गेज में पिक्चर लगाना भूल गया, मिल जाए एक बार कहीं पे, क्या पता ही नहीं कि बीच में पिक्चर दिख जाए। हाँ मिल गई, लो बढ़िया, किस्मत अच्छी है। देखो यहाँ पे 3 डायल गेज लगे हुए हैं। 3 डायल गेज आर बी इंस्टॉल्ड। पहला डायल गेज, दूसरा डायल गेज, तीसरा डायल गेज। 3 डायल गेज है इसके अंदर। तो जब हम लोड लगाते हैं प्लेट के ऊपर, प्लेट की सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है, और उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 2 डायल गेज होने चाहिए, इक्वली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आपको मैंने डायग्राम में 3 डायल गेज दिखा रखे। तो ये तीनों डायल गेज क्या निकाल के देते हैं? सेटलमेंट निकाल के देते हैं। इट गिव्स द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट। क्लियर है पूरी कहानी? चलो ये बात भी समझ में आती है। दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल।
नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा सेटिंग ऑफ प्लेट। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से अभी 2 साल पहले का ही सवाल है ये। अब क्या है सेटिंग ऑफ प्लेट? जब हम प्लेट को रख रहे होते हैं रिक्वायर्ड लेवल पे, उसके नीचे पहले फाइन सैंड की एक लेयर लगाते हैं जिसकी थिकनेस रखी जाती है 5 mm, और इस प्लेट के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रेशर को बोला जाता है सीटिंग प्रेशर। क्यों बोलते हैं सीटिंग प्रेशर? सीटिंग मतलब बिठाना। कहने का मतलब है जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो लूज हो सकती है, उसमें इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। तो प्लेट को पहले एम्बेड करने के लिए, उन इरेगुलरिटीज के इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या रखते हैं? सैंड रखते हैं 5 mm की थिकनेस की, और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि जो प्लेट है वो क्या कर जाए? फिक्स हो जाए हमारे गिवन लोकेशन तक या रिक्वायर्ड लोकेशन तक। तो जो आपने इनिशियल प्रेशर लगाया 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर का, इसको सीटिंग प्रेशर बोला जाता है। इस प्रेशर को हम तभी हटाएंगे जब टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा। क्लियर है? This pressure should be applied and removed before the starting of the load test. तो इस प्रेशर को अप्लाई करके रिमूव तभी किया जाएगा जब हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, when the test is starting। तो ये बात हो गई हमारी सेटिंग ऑफ प्लेट की। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब जब आप लोड लगाओगे प्लेट के ऊपर, जब आप लोड लगाओगे प्लेट के ऊपर, लोड को इंक्रीज कैसे करोगे? लोड को इंक्रीज करोगे इक्वल इंक्रीमेंट में। So whenever the load will be applied over the plate, it is to be increased in cumulative equal increment। क्लियर है? कब तक लेके जाओगे लोड की वैल्यू? अप टू 10 टन पर मीटर स्क्वायर और 1/5 ऑफ द एस्टिमेटेड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। दोनों में से जो भी छोटी निकल के आए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम प्लेट के ऊपर लोड लगाएंगे, लोड के करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, फिर वापस से लोड अप्लाई करोगे। अब जब दोबारा लोड अप्लाई करोगे वो क्यूमुलेटिव इक्वल इंक्रीमेंट में होना चाहिए, यानी पिछली बार जितना लोड लगाया था अभी भी उतना ही लोड लगाओगे। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इसका मतलब लोड लगाने का प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। कब जाके रुकोगे आप? तब जाके रुकोगे जब लोड की वैल्यू या तो 10 टन पर मीटर स्क्वायर हो जाए या 1/5 ऑफ द एस्टिमेटेड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हो जाए। दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू है। जैसे ही दोनों में से जो छोटी वैल्यू अटेन हो गई, मैं अपना टेस्ट बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप द टेस्ट। क्लियर है चीज? तो ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने सेटलमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब जब आप एक लोड अप्लाई करते हो प्लेट के ऊपर, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व क्या करते हो? उसके करस्पॉन्डिंग हम ऑब्जर्व करते हैं सेटलमेंट को। सेटलमेंट किस किस टाइम पे ऑब्जर्व करते हो वो टाइम भी मेंशन किया हुआ है। वी रिकॉर्ड द सेटलमेंट एट द इंटरवल ऑफ 1 मिनट, 2.25 मिनट, 4 मिनट, 6.25 मिनट, 9 मिनट, 16 मिनट, 25 मिनट। उसके बाद हर 1 घंटे की इंटरवल में, उसके बाद हर 1 घंटे की इंटरवल में हम लोड को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्लियर है चीज? या आप बोल सकते हो लोड के करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। इसका मतलब पूरा टेस्ट क्या है? पूरा टेस्ट ये है कि आपने प्लेट रखी, प्लेट के ऊपर लोड लगाया, लोड लगा के आपने सेटलमेंट को रिकॉर्ड किया 1 मिनट बाद, 2.25 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 6.25 मिनट बाद, फिर 9 मिनट बाद, फिर 16 मिनट बाद, फिर 25 मिनट बाद, और फिर इसके बाद हर 1 घंटे की इंटरवल में। कब तक? कब तक? कब तक चलती जाएगी ये? 24 घंटे। कब तक चलती जाएगी ये चीज? 24 घंटे तक आप ये कहानी कंटिन्यू रखोगे। फिर अगले दिन फिर से लोड इंक्रीज कर दोगे, इक्वल इंक्रीमेंट लगाओगे, फिर से यही चीज रिकॉर्ड करते रहोगे। ये कहानी कब तक चलती जाएगी? ये कहानी चलती जाएगी जब तक आपका लोड 10 टन पर मीटर स्क्वायर या 1/5 ऑफ द एस्टिमेटेड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बराबर नहीं पहुंच जाए। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें? तो कुछ कोई सा पॉइंट रिपीट करना है उसमें किसी के लिए। अब अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया भी है टेस्ट को रोकने के लिए। अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया भी हमारे पास। कौन से क्राइटेरिया वो देखते हैं आगे। इस टेस्ट में एरर नहीं होगा सैंड के कारण। किस चीज का एरर? जो 5 mm की सैंड लेयर लगाई है वो तो बल्कि इरेगुलरिटीज को भरने के लिए लगाई है। जो एक्सकेवेशन करी है आपने उससे टॉप सॉइल के अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है, उसको तो बल्कि फिल कर रहे हैं हम।
ताकि जो हमारी प्लेट है उसका कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म निकल गया है, तो वो तो बल्कि एक्यूरेसी बढ़ा रहा है। अगर एरर ला रहा होता तो मैं क्यों लगाता उसको? तो यहाँ से ही बात समझ में आ जाती है। अगर ये चीज एरर ही ला रही होती तो मैं इसको इंट्रोड्यूस क्यों करता? मैं इसको इंट्रोड्यूस इसीलिए तो किया है कि ये मेरे एरर को क्या करे, एलिमिनेट करे, सो दैट इट एलिमिनेट्स द एरर। अब किस सॉइल में कब जाके टेस्ट को रोकेंगे उसकी गाइडलाइंस है हमारे पास। पहला, in case of the clayey soil, in case of clayey soil, the time settlement curve shall be plotted at each load stage, and load shall be increased to the next stage either when the curve indicates the settlement of 70 to 80% of the probable ultimate settlement और एट द एंड ऑफ 24 आवर पीरियड। पीछे बता दिया था कि आप जब सेटलमेंट रिकॉर्ड करते जा रहे हो कितने टाइम तक, 24 घंटे तक, ये मैक्सिमम टाइम है, या इससे पहले भी खत्म कर सकते हो जब आपकी लोड सेटलमेंट कर्व ये बताए कि 70 to 80% ऑफ क्या आ गया है, अल्टीमेट सेटलमेंट आ गया है। आप तब भी टेस्ट को रोक सकते हो और फिर अगला इंक्रीमेंट लगा सकते हो। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है क्लेई सॉइल की। क्लियर है? अगर क्लेई सॉइल के अलावा कोई दूसरी सॉइल है, आप टेस्ट रोक दोगे जब रेट ऑफ सेटलमेंट रिड्यूस हो जाए 0.02 mm पर मिनट। तो क्लेई सॉइल के लिए क्राइटेरिया अलग, बाकी सॉइलों के लिए क्राइटेरिया अलग। तो मैंने लोड लगाया पहले दिन, सेटलमेंट को रिकॉर्ड करता गया अलग अलग टाइम पे, कब आके रुकूंगा? अगर क्लेई सॉइल है जब सेटलमेंट 70 to 80% आ जाए, अगर इसके अलावा कोई सॉइल है जब रेट ऑफ सेटलमेंट 0.02 mm आ जाए। क्लियर है चीज? फिर अगले दिन दोबारा लोड लगाओगे, दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अगेन दी सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। क्लियर है पूरी कहानी? अब कई बार ऐसा भी होता है कि मैं टेस्ट को कंटिन्यू करता हूं जब तक मेरी टोटल सेटलमेंट कितनी नहीं आ जाए, 25 mm नहीं आ जाए। हम टेस्ट को रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक टोटल सेटलमेंट 25 mm नहीं आ जाए, पर कई बार 25 mm की टोटल सेटलमेंट मिलती नहीं है हमें। In some cases we are not able to attain 25 mm of total settlement, तो हमारा पीछे वाला क्राइटेरिया है, we have the previous criteria। What is probable ultimate settlement? Probable ultimate settlement का मतलब है कि क्लेई सॉइल में जहां पर भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो वहां पर अल्टीमेट सेटलमेंट कितनी मिल सकती है, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबल अल्टीमेट सेटलमेंट, जो आपने कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में निकाल रखी है। जैसे एग्जांपल, जहां पर मैं फुटिंग बना रहा हूं यहाँ पे प्रोबेबल अल्टीमेट सेटलमेंट है 30 mm की, इन टोटल सेटलमेंट मिलेगी मुझे 30 mm की। अब वो कब मिलेगी, वो कैलकुलेशन कर रखी है हमने कंसोलिडेशन में, लेट सपोज 50 साल बाद। तो 50 साल में प्रोबेबल अल्टीमेट सेटलमेंट है 30 mm की। इसका क्या मिल जाए आपको? 70 to 80% मिल जाए टेस्ट के टाइम पे, तो आप टेस्ट को रोक दोगे। तो अल्टीमेट सेटलमेंट का मतलब होता है टोटल सेटलमेंट। प्रोबेबल वर्ड लगा दिया, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं होती हमें, तो हम मान के चलते हैं कि भैया 30 mm की मिल जाएगी टोटल सेटलमेंट। क्लियर है? चलो, अब जो आपको रीडिंग मिली है, दैट रीडिंग इज बीइंग प्लॉटेड इन द टर्म्स ऑफ कर्व। तो मेरे पास रीडिंग किसकी आई है? मेरे पास रीडिंग आई है लोड की, मेरे पास रीडिंग आई है किसकी? सेटलमेंट की। तो हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं हमारे कर्व के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम लोड सेटलमेंट कर्व। तो ये लोड सेटलमेंट कर्व बनी हुई है हमारी, दिस इज द लोड सेटलमेंट कर्व। अब 4 अलग अलग कर्व बनाई है, चारों पे ऑब्जेक्टिव बना के देगा, बोलेगा कौन सी कर्व किसको रिप्रेजेंट करती है, विच कर्व रिप्रेजेंट व्हाट। तो 4 कर्व बनी हुई है, पूछ रहा है कौन सी कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो जो हमारी कर्व ए है, कर्व ए, इट रिप्रेजेंट्स लूज टू मीडियम कोहेजनलेस सॉइल। कर्व बी रिप्रेजेंट्स कोहेसिव सॉइल। कर्व सी रिप्रेजेंट्स पार्शियली कोहेसिव सॉइल। कर्व डी रिप्रेजेंट्स डेंस कोहेसिव सॉइल। तो कौन सी कर्व में आपको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली मिल रही है? कौन सी कर्व में आपको बेयरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली मिल रही है? In which of the curve you can find direct bearing capacity?
बी एंड डी, सो बी एंड डी बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जिन कर्व में हमें बेयरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली नहीं मिल रही, जिन कर्व की जो कर्व कंटिन्यूअस है, जो हमें डायरेक्टली बेयरिंग कैपेसिटी नहीं बताते। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट बेयरिंग कैपेसिटी कैसे, ये भी बता देता हूँ। डायरेक्ट बेयरिंग कैपेसिटी जहां पर भी आपको सडन रेट ऑफ सेटलमेंट में इंक्रीमेंट मिले, वो हम बोल देते हैं वो लोड हमारा बेयरिंग कैपेसिटी है, दैट लोड इज अवर बेयरिंग कैपेसिटी। तो वो लोड जहां पर सडनली रेट ऑफ सेटलमेंट बढ़ जाए, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोल देता हूँ। पर कुछ कर्व ऐसी होती है जो प्रोग्रेसिव है, जैसे प्रोग्रेसिव कर्व है, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो इन कर्व को हम लॉग स्केल पे डाल देते हैं। दीज कर्व्स आर प्लॉटेड ऑन लॉग स्केल। चलो चेक करना, अब ये कर्व मेरी लॉग स्केल पे है। लॉग स्केल पे जो बारीक चीज भी होती है ना, वो भी मैग्नीफाई होके आ जाती है। तो पीछे जब मैंने अरिथमेटिक स्केल पे कर्व बनाई, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कहां पर रेट ऑफ सेटलमेंट इंक्रीज कर गई। पर जैसे ही मैंने इसको लॉग स्केल पे डाला, मुझे वो पॉइंट मिल जाता है जहां पे रेट ऑफ सेटलमेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है, वेयर द रेट ऑफ सेटलमेंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। ये स्ट्रेट है, वो ये उस तरीके से बनाया हुआ है। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट होता है, दिस इज अवर प्लेट लोड टेस्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट दी डेंस सैंड में भी ऐसा ही सडन होता है किंक। हाँ, वहां पर भी सडन किंक होती है, दैट ऑल्सो दी सडन किंक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो डायरेक्टली मिल जाएगा, पीछे था ना डेंस सैंड वाला, देखो ये है ना डेंस सैंड में सडन किंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू फाइंड द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट की मदद से अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालें। फर्स्ट, कल क्ले में डिस्कस किया था, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फुटिंग। तो जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हमारी प्लेट से निकल के आई है, वही फुटिंग की होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सैंड में हमने बोला था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो इसका मतलब जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपकी प्लेट की आई है, उसको विड्थ से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट विड्थ की आ जाएगी। तो पर यूनिट विड्थ की आ जाएगी, इसका मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पर यूनिट विड्थ ऑफ द फुटिंग कैन आल्सो बी कंप्यूटेड। तो क्ले के अंदर तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी साइज ऑफ फुटिंग के इंडिपेंडेंट होती है, जो प्लेट की आएगी वही हमारी क्ले की भी होगी। और सैंड में वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, साइज ऑफ फुटिंग के ऊपर। तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारा, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो भी वैल्यू आपने निकाली बेयरिंग कैपेसिटी की यहाँ पे, उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो 2 to 2.5 का, तो आपको क्या मिल जाएगी, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? चलिए अब बात करते हैं सेटलमेंट की। डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ सेटलमेंट प्रेशर डिस्कस किया था। बेयरिंग कैपेसिटी यूज करते हैं शेयर फेलियर क्राइटेरिया के लिए, बेयरिंग प्रेशर टर्म यूज करते हैं सेटलमेंट क्राइटेरिया के लिए। सो इन द केस ऑफ द सैंड, सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग टू द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट का रेशियो इज गिवन बाय विड्थ ऑफ द फुटिंग टू द विड्थ ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ द फुटिंग प्लस 0.3, विड्थ ऑफ द फुटिंग 0.3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? जो विड्थ है वो मीटर के अंदर चल रही है, विड्थ ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ द फुटिंग इज इन मीटर, ध्यान रखना है इस चीज का, यूनिट का। पर क्ले के अंदर जो सेटलमेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विड्थ के। जो सिल्ट है उसमें भी जो सेटलमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विड्थ के, पर साथ में पावर भी चढ़ी हुई है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ बट रेज टू द पावर n+1। सिल्ट के लिए n की वैल्यू होती है 0.5,
इसका मतलब रेस टू द पावर क्या हो गया, 1.5 या 3/2 बोल सकते हो। इसका मतलब क्या बोल सकते हो, रेस टू द पावर 3/2। अच्छा अब ध्यान रखना, यहां से जो आपने सेटलमेंट निकाली, क्या इसके ऊपर मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की जरूरत है? यहां से जो मैंने सेटलमेंट निकाली, क्या मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की जरूरत है उसके ऊपर? जो मैंने सेटलमेंट कैलकुलेट करी, क्या उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की जरूरत है? इज देयर एनी नीड टू अप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी? क्या हो गया इसको, हो गया। बंद हो गई क्या आवाज? नहीं, क्यों लगाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जो सेटलमेंट हम उठाते हैं कोड से, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले से लगी हुई होती है, तो आपको यहाँ पे एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू अप्लाई द एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बता ही दिया, बेयरिंग प्रेशर में ये लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये तो पूरी मैंने टर्म, पूरी स्लाइड ही डिस्कस कर ली डायरेक्टली। द एंटायर स्लाइड इज बीइंग डिस्कस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल पूछा हुआ है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। रिलेशनशिप पूछ रहा है सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग टू द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट, अभी बता गया हूँ ये तो पीछे। अब ध्यान रखना यहाँ पे विड्थ किसमें कर दी है इसने, बस विड्थ कर दी है इसने किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। मैंने पीछे किसमें बताई थी, मैंने पीछे बताई थी आपको मीटर के अंदर। तो बस क्या हो जाएगा, बीपी प्लस 30 हो जाएगा, बाकी तो सारी कहानी वही है। तो सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग टू द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट, बी एफ बीपी बीपी बी एफ, तो सेम वही है, बी एफ बीपी बीपी बी एफ। तो आंसर इज ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्लेट लोड टेस्ट, हाउ इज अल्टीमेट लोड एस्टिमेटेड फ्रॉम लोड सेटलमेंट कर्व इन अ लॉग लॉग ग्राफ? कैसे बनाते हो भाई, डायरेक्टली बनाते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। By drawing the tangent to the curve at the initial and final point by the secant method at 0.2% of the maximum settlement, कुछ भी नहीं किया ऐसा हमने। अभी पीछे बताया था डायरेक्टली नोट कर लेते हैं, ये बताया पीछे। कहाँ गया लॉग लॉग ग्राफ हमारा? तो डायरेक्टली इट इज बीइंग नोटेड, जहां पर भी आपको किंक मिल जाए, यानी जहां पर भी रेट ऑफ सेटलमेंट ड्रास्टिकली बढ़ जाए, wherever the rate of settlement increases drastically। देखो अगला सवाल क्या पूछा हुआ है, A 30 centimeter square bearing plate settles by 8 mm in a plate load test on cohesionless soil with an intensity of loading 18 kilonewton per meter square. The settlement of the shallow foundation 1.5 meter square under the same intensity of the loading, निकाल के बताओ इसे। अब तो पूरा टेस्ट बता दिया आपको, अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके बताओ। ड्यू द न्यूमेरिकल ऑन दिस। 30 सेंटीमीटर की स्क्वायर बेयरिंग प्लेट है और 8 mm सेटल करती है। तो निकालना क्या है, सेटलमेंट निकालना है, यानी एक्सप्रेशन में वैल्यू ही तो डालनी है आपको, और क्या करना है। तो सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग टू द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू बी एफ बीपी प्लस 0.3 अपॉन बीपी बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, सेटलमेंट ऑफ द शैलो फाउंडेशन। तो सेटलमेंट निकालनी है फाउंडेशन की। सेटलमेंट प्लेट की कितनी है, व्हाट द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट, 8 mm, सेटलमेंट प्लेट के 8 mm। विड्थ ऑफ द फुटिंग 1.5, विड्थ ऑफ द प्लेट 0.3 प्लस 0.3, दिस इज 0.3, 1.5 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। निकाल लो कितनी आ रही है।
सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। तो ये तो 2 हो गया हमारा, ये 1.8 हो गया, ये 3 है, तो ये 1.8 तो किसका मल्टीपल है? ये 3 का मल्टीपल लग रहा है, 18 और वो बाकी कैलकुलेट कर लो आप, जो भी वैल्यू आ रही है सॉल्व करके बताओ। सी, कितना आ रहा है? सी 122 mm। चलिए, the plate load test was conducting on a clayey strata by using a plate 0.3 meter by 0.3 meter. The ultimate load per unit area for the plate was found to be 180 kPa. The ultimate bearing capacity of 2 meter wide square footing। अच्छा भैया, निकाल के बताओ क्या आ रही है। कैसी सॉइल है? क्लेई स्ट्रेटा है, विड्थ के ऊपर तो डिपेंडेंट ही नहीं होती, तो 180 kPa। पीछे इतना सारा ताम झाम दे रखा है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्ले के लिए तो इंडिपेंडेंट होती है। डायरेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 300 mm square bearing plate settles by 15 mm in a plate load test on a cohesive soil when the intensity of the loading is 0.2. The settlement of the prototype foundation of footing of 1 meter square under the same intensity। किसके ऊपर है? कोहेसिव सॉइल के ऊपर है। तो कोहेसिव सॉइल में सेटलमेंट कैसी होती है? कोहेसिव सॉइल की सेटलमेंट कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो क्या पूछ रहा है? सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग, सेटलमेंट ऑफ द प्लेट 15 mm, विड्थ ऑफ द फुटिंग 1 मीटर, विड्थ ऑफ द प्लेट 0.3। निकाल लो कितना आ रहा है। व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? ये ऊपर गया 150, ये कटा 5, 50, 50 mm। क्लियर है? सिंपल सिंपल से सवाल है। For determining the ultimate bearing capacity of the soil, the recommended size of the square bearing plate used in the plate load test is 30 से 75 सेंटीमीटर with the minimum thickness। अभी पीछे बताई थी मिनिमम थिकनेस कितनी है? मिनिमम थिकनेस है 25 mm। अभी पीछे बता के आया हूँ थ्योरी में। So 25 है। चलिए सफिशिएंट है आज के लिए, इतना टाइम भी हो गया, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। एक जना परेशान हो रहा है कि चला गया? प्रवीण है, प्रवीण शंकर गायब हो गया। अपनी ऐप खोल के देख लो। नहीं, खत्म हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आई फिनिश इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब और क्लास नहीं होगी। नहीं है, गया? नहीं, और नहीं होगी, खत्म हो गई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। देखो बेटा ढंग से देखो, दिख जाएगी।
चलिए, थैंक यू एवरीवन।